चलिए साहब, आज खत्म करते हैं। तो कल वहां बैठे थे आज यहाँ सही। क्या मैं शुरू करूं? चलिए, धन्यवाद। देखें, तो क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा था, 15-20 मिनट का मैंने आपको कहा था बचा हुआ है, उसको हम सीख लेते हैं और फिर क्वेश्चंस करते हैं। तो लिखें, जल्दी से एडजस्ट हो जाएं। आज से या कल से तो खैर शुरू हो ही जाएगा अपना मैकेनिक्स का मेन टॉपिक शुरू करेंगे। कल से हम एनएलएम फ्रिक्शन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। बहुत आसान चैप्टर है, पर सबसे फंडामेंटल चैप्टर है मैकेनिक्स का। तो उसमें आपने जितने एफर्ट लगा लिए तो आपको पूरी मैकेनिक्स को आपको स्मूथ कर देगा, इसलिए उसको बहुत अच्छे से करिएगा, बहुत तसल्ली से। ईएलपी आपको मिल जाएंगी, मिल गई होंगी, उसके सॉल्यूशन भी मिलेंगे आपको कंप्लीट, ताकि आप किसी सवाल में कैलकुलेशन में अटक रहे हो तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे, पर पहले आप खुद से प्रयास करें, ज्यादा अच्छा है। चलो क्रॉस प्रोडक्ट सीखते हैं। सभी बताइए, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला, ए बी साइन थीटा एन कैप, लिखना शुरू करिए। क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट है। उसका कारण क्या है? क्योंकि ए क्रॉस बी करने से जो आंसर मिलता है वो वेक्टर होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। लिखते जाइए फटाफट। एक बहुत बढ़िया और सबसे फेमस जो बात है, जो आपको क्रॉस प्रोडक्ट सुनते ही दिमाग में आनी चाहिए मास्टर के कहे बगैर, कि सर जो क्रॉस करने से आंसर आएगा वो आंसर हमेशा उन दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये बात जितनी बार आप सुन लेंगे उतना आपका पूरा फिजिक्स स्मूथ चलेगा, कि क्रॉस प्रोडक्ट करते ही आप बोलिए ए क्रॉस बी करने से क्या मिला? सी। क्या मिला? तो जो सी होगा वो ए के भी परपेंडिकुलर, बी के भी परपेंडिकुलर। बच्चे, ये बहुत काम की बात है, हमें आनी चाहिए। क्रॉस करने से जो उत्तर मिलता है वो हमेशा दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। बोलिए। अब थोड़ा सा डायरेक्शन में दिक्कत है तो उसको हम प्रैक्टिस से अच्छा करेंगे, रोज सीखेंगे, रोज क्वेश्चन करेंगे, इसका भी डर हटेगा। दिक्कत थोड़ी ना है, एफर्ट है सारा खेल। एफर्ट लगाते चलेंगे, चीजें अच्छी हो जाएंगी। आइए, कल मैंने आपको बताया था, 3 और बताता हूं ताकि आप सीखें। और हम चाहते हैं कि यार आप सीखोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सब्जेक्ट का डर हटेगा, इसलिए तो वापस रिव्यू कर रहे हैं। क्योंकि ना पहला 1-1.5 महीना 2 महीना अगर हमने चीजों को अच्छे लेवल पे समझ लिया तो हमारा क्या ट्रैक बन जाता है कि हाँ यार इस तरह से पढ़ा जाता है, इस तरह से चीजें की जाती हैं। देखें, ए क्रॉस बी, आइए सब समझिए, आप लोगों को ही डेडिकेटेड है ये। ए क्रॉस बी, पहला कौन है? ए पे कराटे मारिए। ए से बी, ए से बी बाहर, आउट। ए से बी बाहर। इसमें देखिए पी क्रॉस की, पहला कौन? पी। पी पे कराटे, उंगलियां पी की तरफ,
P से Q आउट। बहुत सरल तरीका है, करके देखिए। P, पहला P, ये P पे रखा, उंगलियां P वेक्टर की तरफ, P से Q बाहर, A पे रखा, A पे रखा। अब ऐसे तो हो नहीं रहा, तुरंत उसको उल्टा कर दीजिए, A से B, कहा इन, करना पड़ेगा। रोटेशनल में भी, मैग्नेट में भी, इलेक्ट्रो में भी, हर जगह काम आ रहा है। बच्चों के कहां कहां, तो उसको हटाकर मेहनत करके हटा ही दो ना डर को, कि हाँ यार एक क्रॉस भी करना है, दिक्कत क्या है। अब इसको लॉजिकली किसी सवाल में कैसे करना है वो देखते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, वो कह रहा है ए तो है साहब वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, बी है टूवर्ड्स नॉर्थ। तो बताइए ए क्रॉस बी कहां होगा। देखें, अब ये नॉर्थ साउथ अप डाउन ये सब समझना पड़ेगा, नहीं तो हम क्या फंसते रहेंगे। तो इस पे 5 मिनट समय देते हैं और महसूस करते हैं। देखो होता क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो क्या होते हैं, पेन देना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये तो चार एक प्लेन में होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। जैसे ये आपको सामने दिख रहे हैं, वास्तव में ऐसे नहीं है। आप चौराहे पे खड़े हैं तो चार रास्ते दिख रहे हैं, एक नॉर्थ है, एक साउथ है, एक ईस्ट है, एक वेस्ट है, पर अभी दो डायरेक्शन और हैं। अब आपको कहा बारिश का आना, तो आपको लग रहा है बारिश नॉर्थ से आ रही है, नॉर्थ से कैसे आएगी। चौराहे पर इमेजिन करो, चौराहे पे खड़े हैं, चार रास्ते इमेजिन करो, ठीक है सर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पर बारिश तो ऊपर से आ रही है ना भाई, ये एक नई डायरेक्शन है, इसे बोलते हैं वर्टिकली डाउन। फाउंटेन का चलना, फाउंटेन पानी ऊपर फेंक रहा है, वर्टिकली अप। आपको लगेगा यार मैं ऐसे बनाता हूं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अच्छा पानी आ रहा तो पानी नॉर्थ से आ रहा है, फाउंटेन नीचे से, नहीं भाई ये तो सब एक प्लेन में है, ऐसे है ये, इमेजिनेशन पे लाइए, ये ऐसे है, ये तो एक प्लेन है। बारिश का आना ये वर्टिकल डाउन, वर्टिकली अप, क्या आप महसूस कर पा रहे हैं, नहीं तो प्रश्न नहीं होगा। अब देखिए पहला वेक्टर कहां है, पहला वेक्टर कहां है बताइए, पहला कहां है, वर्टिकली अप, ये वर्टिकली अप। दूसरा नॉर्थ, बता नॉर्थ ऐसे होगा, ये नॉर्थ है, ये देख ये नॉर्थ है, ये वर्टिकली अप। इमेजिनेशन में समझिए, वो कॉपी वाला एग्जांपल, इस ये कॉपी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, चौराहे पे खड़े हैं, ये चौराहे पे खड़े हैं, आगे नॉर्थ है साउथ ईस्ट वेस्ट, बारिश ऊपर से आ रही है, इमेजिन करिए, नॉर्थ आगे, वर्टिकली अप ऊपर। क्या क्लियर हो रहा है मामला। अब बताइए ए क्रॉस बी, ए वर्टिकली अपवर्ड ऊपर, और कहां जाना है आगे की तरफ, इधर, इधर कौन, वेस्ट। करिए ऐसे जबरदस्ती हाँ मत भरिए, वर्टिकली अप, ये वर्टिकली अप, ये वर्टिकली अप, नॉर्थ ये नॉर्थ, ये वर्टिकली अप, ये नॉर्थ, ये दो पेन हो गए। अब इनका क्रॉस करना है, इनका क्रॉस करना है, सीधा हाथ लो, कहां हाथ खुलेगा, पहले वेक्टर की तरफ, पहला वेक्टर कहां है ऊपर, पहला वेक्टर ऊपर, कहां घूमना है नॉर्थ की तरफ, ऐसे अंगूठा इधर, इधर कौन वेस्ट। ये तो पहला तरीका है जो कि एक्चुअल तरीका है। एक और आसान तरीका है, कैसे, सीधा ए क्रॉस बी में डायरेक्शन डाल दीजिए, कैसे, कैसे, ये वाला है जे, ये है माइनस जे, ये है आई, ये है
माइनस आई, ऊपर वर्टिकली अप के, वर्टिकल अप वर्टिकली डाउन माइनस के। ये और अच्छा तरीका है, इससे अपने आप आ जाएगा। ए बताओ कहाँ है, वर्टिकली अप के। ठीक है सर। क्रॉस, आशीष सर बी कहाँ है, नॉर्थ जे। ठीक है सर। के जे आई जे के जे उल्टा माइनस आई वेस्ट। बोलो, बहुत जगह काम आएगा। आप ए क्रॉस भी करना चाहें, राइट हैंड से करना चाहें राइट हैंड से कर लीजिए, इस तरीके से करना चाहें इस तरह से कर लें, और वैसे ही सीखें। अपन कोई भोंदू थोड़ी ना है, अब भोंदू थोड़ी ना, अपन मान लेते हैं। एफर्ट लगाओ ना भाई। वर्टिकली अप, ये वर्टिकली अप, नॉर्थ में जाना है अंदर की तरफ, नॉर्थ में जाना है अंदर की तरफ। सोचो साउथ में आना होता तो वर्टिकली अप से ऐसे आते बाहर, जाना कहाँ है, अंदर की तरफ, इधर आएगा वेस्ट। के ऊपर हो गया, के प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। क्या बात क्लियर है क्या, बढ़े आगे। चलो अब आओ, हेडिंग डालो, एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। 10 मिनट 15 मिनट का बचा हुआ है, वो मैं आपको खत्म कर देता हूं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूं, वेक्टर को एकदम शानदार खत्म कर लें, और फिर एनएलएम की तरफ बढ़े। मास्टर प्रो 1.0 में पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री कौन कौन पढ़ाइएगा, प्लीज बता दीजिए, मैं ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ। सही है। चलो, बहुत अलग अलग तरह के सवाल आते हैं, मतलब कितने जवाब दें, देखो आप, कौन कौन पढ़ाएगा। अब इससे ये पूछ लें तू कब कब पढ़ेगा ये बता, है तो जवाब नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट लिखे, पहला लिखिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब आराम से छोटी छोटी बातें समझिए कि क्रॉस प्रोडक्ट को कहां कहां फिजिक्स में यूज किया जा सकता है। आराम से समझिए, चैप्टर खत्म होने को है, बढ़िया क्लियर हो जाएगा। ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ठीक है। ये मैंने बना लिया साहब पैरेललोग्राम, दिख रहा है सभी को। ये मान लिया थीटा। अब मुझे चाहिए इसका एरिया। किसी को एरिया याद है 8वीं 9वीं 10वीं में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? मत पूछो सर, मैथ्स मत पूछो, आप लिख दो और हमसे हाँ भरवा लिया करो। हाँ मुझे याद है। क्या तुम्हें याद है? हाँ 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 मुझे याद है, बेस इनटू हाइट, बस। इससे बढ़िया आप मुझसे पूछ ले तो सीधा सीधा बता, मैथ्स की बातें कैसी बात है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। अब जल्दी से सोच के बताओ, हाइट, क्या ये हाइट है? इसको मान लिया मैंने h। क्या मान लिया? h। अब ईमानदारी से बताओ h क्या है, ईमानदारी से सोचना। ये b है, ये b है, ध्यान से देखना। ये डाला परपेंडिकुलर, ये कौन? b cos थीटा। ये कौन? b sin थीटा। ये b sin है तो ये भी b sin। वापस समझो, कोई जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे। ये b, हाँ बोल, ये थीटा, ये रहा थीटा, यहां से परपेंडिकुलर डाला, फिर ये कितना b cos, ये वाला b sin,
ये बी साइन है तो ये भी। बोलो बात बन रही है क्या? अब ईमानदारी से बताओ, बेस बेस ए ए हाइट हाइट बी साइन थीटा। अरे भाई ये क्या बन गया? ए बी साइन थीटा। डॉट या क्रॉस? अगर कॉस होता तो डॉट बनता, साइन है क्रॉस। पर सर ए क्रॉस बी नहीं, ए क्रॉस बी का मॉड, क्योंकि ए क्रॉस बी तो होता था ए बी साइन थीटा एन कैप, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा। थोड़े थोड़े बड़े बनो, दिमाग को खोलो। ए क्रॉस बी तो डायरेक्शन के साथ आता है, मॉड ले लिया तो डायरेक्शन खत्म, सिर्फ क्या बचा? ए बी साइन थीटा। तो अब क्या कॉन्सेप्ट निकल के आ गया? कभी भी मुझसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछोगे तो मैं सीधा क्या करूंगा? ए क्रॉस बी, खत्म। तो आपसे पूछेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पर आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए करना क्या होता है? ए क्रॉस बी, और उसका क्या ले लो? मॉड। बोलिए क्लियर है क्या? अब सवाल नंबर 14 देखेंगे। अब क्या, ये तो हमने डेरिवेशन समझाने के लिए बताया है, आपको परीक्षा में सीधा याद होना चाहिए। पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए, ए क्रॉस बी करना है, वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, ए डॉट बी जीरो करना है, पैरेलल है, ए क्रॉस बी जीरो करना है। ये याद करने पड़ेंगे, तब जाके बात बनेगी। आप सोचो मैं सुंदर सुंदर नोट्स बना लूं, इससे फिजिक्स अच्छी हो जाएगी? नहीं होगी। फिजिक्स के लिए तो क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। डायरी मेंटेन करिए रोज की, कि आज मैंने फिजिक्स के कितने सवाल लगाए, केमिस्ट्री के कितने लगाए। आपने अगर क्वेश्चन नहीं किए आज किसी एक दिन, तो वो दिन बेकार है। थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होना। आप 4 बार नोट्स पढ़ लो, होगा क्या? क्वेश्चन लगाओ, एक घर पे एक डायरी बनाओ, आज की डेट डाली फिजिक्स, फिजिक्स में मैंने 15 क्वेश्चन किए, 40 किए, 50 किए, तो आपको पता चलेगा मेरा एक एक दिन में मैं कितने क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप दिन भर थ्योरी पढ़ रहे हो, उससे होना क्या है? क्वेश्चन लगाइए, भले ही 5 लगाइए, 10 लगाइए, पर आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि आपको पता चले यार मैं क्वेश्चन ही नहीं लगा रहा, दिन के 50 क्वेश्चन ही नहीं कर रहा, तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा? चलो, क्या ये बात क्लियर? तो एरिया पैरेललोग्राम याद करो, ए क्रॉस बी, और उसका क्या ले लेंगे? मॉड। क्वेश्चन नंबर देखो 14, खुद करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 14 खुद करेंगे, अच्छे से करें, बढ़िया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पी दे रखा है 2i प्लस 3j, क्यू दे रखा है i प्लस 4j, और मुझसे पूछा गया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताइए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताइए। तो जैसे ही एरिया आया, दिमाग में सीधा क्लिक करे, मुझे दोनों का क्रॉस करना है। ये साइड्स हैं, पी और क्यू क्या है? साइड्स। करेंगे क्रॉस। फिर देखो, आज फिर सिखा देता हूं, कल भी 2 बार बताया था। फिर देखो, इसके बिना काम नहीं चलेगा। 2 डंडी आई जे के, पहला वेक्टर कौन? पी, पी के कोफिशिएंट लिखो 2 3, के नहीं है 0, क्यू के लिखो 1 4 0। करना सीखो, यहां अटकोगे हर चैप्टर में परेशान होगे। क्रॉस आना ही चाहिए, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है कि सर मैं इससे बच जाऊंगा, ऑप्शन ही नहीं है बचने का, सीखना ही पड़ेगा। फिर आई 2 डंडी अल्टरनेट साइन माइनस जे प्लस के। अब आई को छुपा दीजिए, तो क्या बचा? 3 0 4 0। जे को छुपा दीजिए,
2 0 1 0, के को छुपा दीजिए, 2 3 1 4। क्लियर है? अब बताओ आई 0 0 0 0 0 0, पहले ये होगा 8 माइनस 3, ये माइनस अलग आता है फॉर्मूले का, सीधा आंसर 5k कैप। मॉड ले लो इसका, सीधा 5 ही आ जाएगा, क्योंकि k कैप का तो मॉड 1 है। खत्म, आसान सवाल। 1 मिनट रुकें, तसल्ली से सोचें। जब मुझे एरिया ऑफ पैराग्राम पूछा जाएगा जिसकी एडजेसेंट साइड्स पता हैं, तो मुझे सीधा याद होना चाहिए ए क्रॉस बी, और उसका क्या ले लिया, मॉड। जिसको क्रॉस करना आता है उसका काम बढ़िया होगा। चलिए आगे लिखते हैं, दूसरा पॉइंट लिखिए। वो पहला था एप्लीकेशन का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब दूसरा लिखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल whose adjacent sides are given. Area of triangle whose adjacent sides are given. चलो अब फिर सुनो अच्छे से। ये मुझे A है और मेरे पास ये B है। एडजेसेंट साइड आपको गिवन है, दिख रही है एडजेसेंट साइड दो, A और B। अब मुझे इसका क्या चाहिए, ट्राइंगल का एरिया। जल्दी से बताइए, बचपन से पढ़ रहे हैं ट्राइंगल का एरिया, हाफ बेस इनटू हाइट। जल्दी से खुद चिल्लाइए, बेस कितना, बेस बेस ए वेक्टर या ए, कंफ्यूजन होता है। सोचो, बेस एक लंबाई है, लंबाई है बोले तो मैग्नीट्यूड है, तो ए नहीं लिखा जाएगा, ए वेक्टर का मॉड, या केवल ए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझ आनी चाहिए। अरे यार बेस है, बेस तो एक लंबाई है ना यार, इसकी कोई डायरेक्शन थोड़ी ना है, तो लंबाई है, लंबाई मतलब मैग्नीट्यूड है। अब बताइए ऊंचाई, ऊंचाई बता सकते हैं? ऊंचाई अभी आपने पढ़ा था, बड़े बन जाइए, ये बी कॉस, ये बी साइन, ऊंचाई चिल्लाइए बी साइन। बस अब आपको कुछ कुछ हो रहा होगा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी का मॉड 1/2। तो साहब ट्राइंगल का कोई एरिया पूछे, हाफ ए क्रॉस बी। पैरेललोग्राम का पूछे, ए क्रॉस बी, हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन। बेस में बी कॉस थीटा क्यों आ रहा है, बी कॉस थीटा तो अपन लिख रहे हैं, बेस तो ट्राइंगल का ये है ना, बेस तो ये वाला वेक्टर है ना, बी कॉस थीटा उसका एक प्रोजेक्शन आ रहा है। जो बेस है, बेस ट्राइंगल की लंबाई तो ए ही है ना, बी कॉस थीटा थोड़ी ना लंबाई है, ट्राइंगल के बेस की लंबाई ए कॉस है। तो दो फॉर्मूले याद हो गए, पैरेललोग्राम का बताओ ए क्रॉस बी, ट्राइंगल का बताओ हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। तीसरा लिखो, तीन दिन अपने घर पे टाइम बांध लो, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 1.5 से 2 घंटे वेक्टर पढ़ना है। एनएलएम तो जितना मैं क्लास में पढ़ाऊंगा उससे ही आपका काम चल जाएगा पेपर में, तो एनएलएम के लिए अलग से कुछ मत करना। आप तो 2-2 घंटे वेक्टर अच्छे से पढ़ लेना, ईएलपी करना, क्लास नोट्स करना, फॉर्मूले लिखना, प्रैक्टिस करना, 3 दिन का, इसमें अपना टेस्ट बढ़िया हो जाएगा। अच्छे से करिए, मेन टेस्ट तो फिजिक्स तो अब शुरू होगी एनएलएम से, ये तो बेसिक और मैथ्स ही पढ़ रहे थे। ठीक है, चलो अगला लिखिए, तीसरा पॉइंट।
क्या लिखा? इफ, तीसरा पॉइंट लिखिए, इफ वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, if vectors are parallel to each other, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार वो परपेंडिकुलर कितना इंपॉर्टेंट था, परपेंडिकुलर आते ही दिमाग में आना चाहिए कि दुनिया में अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट, अब सुनिए, अगर पैरेलल हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। क्यों जीरो होता है कल बताया था, आज फिर समझाता हूं ताकि और दिमाग में जमे। ये ए, ये बी, मुझे चाहिए ए क्रॉस बी, जरा सोच के बताओ, ए बी साइन थीटा एन कैप, थीटा कितना दिखाई दे रहा है? पैरेलल है, दुनिया में वेक्टर पैरेलल है जीरो, परपेंडिकुलर हो थीटा 90, एंटी पैरेलल हो 180। ये तो ऐसे खट खट आने चाहिए, ये सब फिजिक्स की बेसिक बातें हैं कि हाँ सर पैरेलल हैं, सर एंटी पैरेलल हो तो 180। मजे की बात है, चाहे पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, पैरेलल में साइन जीरो जीरो होता है, एंटी पैरेलल में साइन 180, दोनों में ही साइन की वैल्यू जीरो। इसका मतलब साइन थीटा जीरो हो गया, ए बी साइन जीरो एन कैप कितना आएगा? जीरो। बोली हाँ है क्या? मजे की बात है, एक बार इसमें बी क्रॉस ए निकाल लो तो सोचो बी क्रॉस ए क्या होगा? बी क्रॉस ए भी तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि वहां साइन 180 आ जाएगा, बी और ए के बीच में एंगल, चाहे ए क्रॉस बी करो या बी क्रॉस, एक ही केस में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर हो सकते हैं। ये भी एक अच्छा सवाल है। ओनली एंड ओनली जब वेक्टर्स क्या हो? पैरेलल। सोच के देखिए, आपने कहा था कल, तो आपने बताया था बराबर नहीं होते, आप पन्ना पलटो, कल बताया था बराबर नहीं होते, आज कह रहे हो बराबर होते हैं। ये क्या है? बराबर हो सकते हैं केवल एक केस में, कब? क्यों? उसमें ए क्रॉस बी भी जीरो देगा, और जबकि वास्तव में कोई बताएगा, वास्तव में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ, क्या आप कंफ्यूज हो रहे हैं क्या दोनों में? ये तो हमेशा होता है, ये एक ही केस में बराबर हो सकते हैं जब वेक्टर पैरेलल हो, क्योंकि ए क्रॉस बी भी जीरो दे रहा है और बी क्रॉस ए भी जीरो दे रहा है। हाँ या ना? अब बताइए, अब अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो ए क्रॉस बी जीरो, मेरे पास दो वेक्टर हैं, लिखना शुरू करिए आप, फिर बताता हूं। छोटी छोटी बातों को समझिए। लिख लीजिए। हाँ जी, पैरेलल एंटी पैरेलल में कोई मतलब ही नहीं हो, दोनों एक ही सही है ऑप्शन। ना ना, दोनों ही केस में पैरेलल होंगे तो भी बराबर होगा, जीरो होगा, एंटी पैरेलल होगा तो, क्योंकि साइन जीरो साइन 180, दोनों केस में वैल्यू जीरो होती है ना भाई। ऐसा तो है नहीं कहीं प्लस होती हो कहीं माइनस होती हो। तो वेक्टर पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों में काम चलेगा, क्योंकि जीरो और माइनस जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं होता ना प्यारे। मिटाऊं क्या? अब ये दो वेक्टर हैं, अगर ये पैरेलल हैं तो एक लंबा तरीका तो है इनका क्रॉस क्या करो? जीरो। और एक दूसरा तरीका है, उसी को सॉल्व करने पर सीधी ट्रिक आती है, आई के कोफिशिएंट का रेशियो, जे के कोफिशिएंट का रेशियो, के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल। सर ये कहां से आ गई? वही तरीका है, इन दोनों का क्रॉस क्या करना है? जीरो।
सीधा याद कर सकते हैं। अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो दोनों के आई का रेशियो, जे का रेशियो, के का रेशियो बराबर होगा। बहुत काम आता है। जिस प्रकार वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट जीरो होता है, पैरेलल हैं तो क्रॉस जीरो होता है, और उससे कंडीशन आती है आई के कोफिशिएंट का रेशियो, जे के कोफिशिएंट का रेशियो, के कोफिशिएंट का रेशियो क्या रहेगा? बराबर। ये कब चमकना चाहिए? जब प्रश्न में क्या लिखा हुआ हो? वेक्टर्स पैरेलल। लिख लीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16। आराम से पढ़ो, जो शब्द इंपॉर्टेंट है उसको पकड़ो। पैरेलल, पैरेलल शब्द आते ही आपके चमकना चाहिए कि हाँ सर, मुझे आई का रेशियो, जे के रेशियो और के रेशियो को इक्वेट करना है। करूं? आ गया होगा? देखें 16 क्या कह रहा है? P दे रखा है 2i प्लस बीजे प्लस 2k। Q दे रखा है i प्लस जे प्लस के। अब आई का रेशियो, चिल्लाओ, आई का यहाँ 2, यहाँ आई का 1 बराबर, जे का b, जे का 1, के का 2, के का 1। अब कहीं से भी सॉल्व कर लो, इन दो से कर लो। 2/1 बराबर b/1 b2। किन्हीं भी दो को सॉल्व कर लो, फर्स्ट सेकंड कर लो, सेकंड थर्ड को कर लो, दोनों से आंसर आएगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, पैरेलल आते ही ये सवाल मुझे हिट करना चाहिए। बढ़े आगे, चलो। अब छोटे छोटे सवालों का रिवीजन करवा रहा हूं, ठीक है, ताकि पूरी फिजिक्स वेक्टर की अपन को समझ में आए। आगे बढ़ते हैं, लिखें जल्दी, बराबर आइए, नोट लगाइए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग वेक्टर एडिशन। Important point regarding vector addition। अब सबसे ज्यादा, अब मैं उन बातों का एम्फेसिस कर रहा हूं, वेक्टर पढ़ाने में तो मुझे 7-8 दिन लगे, अब मैं उन बातों को बता रहा हूं जो मुझे फिजिक्स में इसका उपयोग आता है, वो सीखिए। जैसे एडिशन आते ही आपको क्या क्या आना चाहिए? बीइंग अ टीचर, मैं जब फिजिक्स पढ़ा रहा हूं अलग चैप्टर में, तो मैं बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करता हूं कि देख तुझे क्या क्या आना चाहिए, तो उसको पता होना चाहिए एक रिजल्टेंट का फॉर्मूला सीधा f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, जहां थीटा दोनों के बीच का एंगल है और एंगल नापते समय दोनों की टेल मिलनी चाहिए। ये इसमें डिजिटल स्लाइड पर वो सारी बातें लिखूंगा जो एडिशन से संबंधित आपको आनी, कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो वो मान के चलता है कि यार ये बात इसको बच्चे को आनी चाहिए, और आप बता रहे हैं, मतलब आपका वेक्टर ठीक ठाक बढ़िया क्लियर है। तो बताइए, पहला पॉइंट, रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एंगल नापते समय वेक्टर्स की टेल लिखते चलो। क्या ये अच्छे से याद है सभी को?
ये एकदम रटा हुआ होना चाहिए, खतरनाक। और ये वास्तव में आर नहीं है, अगर आप जानो तो ये ए प्लस बी का मॉड है, ए प्लस बी का मॉड ही तो है। कोशिश करो कि ए में मैंने बी को जोड़ा, जोड़ने पर कुछ तो पैदा हुआ होगा, दैट इज नॉन एज रिजल्टेंट आर, और ये उसका क्या है, मॉड। एक ये बढ़िया याद होना चाहिए। फिर एक ये याद होना चाहिए कि देखो आशीष सर, ये F1 है, ये F2 है, ट्रायंगल से भी ज्यादा कंफर्टेबल पैरेललोग्राम है, उसमें क्या होता है, दोनों के टेल्स मिल गए, अब आपको पक्का है रिजल्टेंट इनके बीच में ही आएगा। ट्रायंगल लॉ से पैरेललोग्राम ज्यादा अच्छा है, आना चाहिए, ट्रायंगल लॉ मना नहीं कर रहा, आना चाहिए, पर पैरेललोग्राम लगाना ज्यादा कंफर्टेबल होता है, सीधा दोनों वेक्टर की टेल मिलाई, अब पक्की बात है रिजल्टेंट इनके बीच में ही होगा। रिजल्टेंट F1 से एंगल बना रहा है, जिससे एंगल बनाता है वो ऊपर नहीं दिखाई देता, F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा। अल्फा कौन है, रिजल्टेंट का F1 के साथ एंगल। माइनर टेस्ट की रिवीजन करा रहे हो, हाँ बिल्कुल सही, यही है। तो आपको भरोसा नहीं है कि हम घर पे पढ़ेंगे नहीं, क्या नहीं पढ़ोगे तो सही, मेरे साथ थोड़ा ज्यादा पढ़ लोगे। एफ नेट का F1 के साथ एंगल। फिर ये पहला पॉइंट। दूसरा स्पेशल केस, यदि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका 2f cos थीटा बाय 2, पर ये तभी लगाना बेटे जब दोनों का इक्वल हो मैग्नीट्यूड। ये आवश्यक बातें हैं, ऑक्सीजन है ये फिजिक्स की, ये नहीं आएगा हर बार सांस भरेगी, और बढ़िया आएगा कंफर्टेबल चलोगे। तीसरा, दो वेक्टर एक ही दिशा में हो, रिजल्टेंट जुड़ेगा। दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, दो अपोजिट दिशा में हो, घटेगा। देख लीजिए, अब कोशिश करिए कि ये चीजें हमें हमेशा याद रहें, तो आपको क्या बहुत यूं मतलब मजा आएगा, फिजिक्स में स्मूथनेस आएगी कि सर बोल रहे हैं मैं समझ पा रहा हूं। बताइए, ये एडिशन पे स्लाइड खत्म। एडिशन की इतनी बातें आपको पता हैं, अपना काम साल भर बढ़िया चलेगा, मैं कहीं नहीं अटकने दूंगा आपको। इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि ये आपको मुख जबानी याद होने चाहिए। रिजल्टेंट का फॉर्मूला, रिजल्टेंट का F1 के साथ एंगल, अगर मैग्नीट्यूड सेम हो तो क्या होगा, 90 डिग्री पर हो, 180 पे हो या 0 पे हो। क्लियर, इसको लाइन को खत्म कर दो। ये हो गया साहब वेक्टर एडिशन की बातें। अब सब्ट्रैक्शन सिखाता हूं, ट्रायंगल लॉ की प्रैक्टिस कराता हूं, फिर क्वेश्चंस कराऊंगा। बढ़े आगे, चलिए। अब ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ आना चाहिए, मान लो सवाल ही वैसा आ गया तो आपको पता होना चाहिए, पहले का हेड दूसरे की टेल से मिलता है, बक्सा बंद, कैसे ऑर्डर में, अपोजिट, बनाओ।
लिख के बताओ, इन सभी में ट्रायंगल लो। सही करना, बूढ़े हो जाओगे, गलतियां होती रहेंगी, कभी तो रुको, कि शर्म आनी चाहिए, अरे यार इतना समझा दिया, फिर मैं गलत कर रहा हूं, फिर गलत कर रहा हूं। 7 दिन बाद मैं वेक्टर फिर से शुरू कर दूंगा, आपको लगेगा हाँ सर ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं, है कितनी बार भी पढ़ा दो, आपको हर बार ऐसे ही लगेगा, अरे सर ये तो पहली बार अब समझ आ रहा है। तीनों में लगा के बताओ, जो दो लगातार हैं वो जुड़ेंगे, और तीसरा रिजल्टेंट होगा जो अपोजिट हैंड्स में होना चाहिए। बनाया, जल्दी आओ। चलो आराम से सीखो, दो लगातार, चिल्लाओ, दो लगातार, ए प्लस बी, बक्से को बंद, सी। जानबूझ के मैंने आर बी अलग कर दिया ताकि आपको रटा वो नहीं हो, दो लगातार, सी प्लस आर, बक्से को बंद, बी। ये अरे ये तो तीनों लगातार हैं, पॉलीगन लॉ की सुगंध आ रही है, क्लोज पॉलीगन, सारे लगातार, तो वेक्टर सम 0, सी प्लस ए प्लस बी बराबर 0। ओहो, सभी लगातार होने चाहिए। इसमें कौन, R1 के साथ S बराबर R2, इसमें सब लगातार। बताइए, क्लियर हुआ? इतना मुझे वेक्टर एडिशन में हमेशा आना चाहिए, फिर आपका कोई चैप्टर नहीं अटकेगा। ये इसके पीछे की सोच है कि ये मुझे हमेशा आना चाहिए। ठीक है आगे बढ़ते हैं, लाइन खींच के खत्म करो इसको, जल्दी आओ। मिटाऊं, नेक्स्ट करूं क्या? जल्दी आओ। कैसे? किस वाले को? इस वाले में कैसे शिफ्ट, एक को ऊपर ले जाऊं? तो एक को ऊपर ले जाएगा तो कैसे होगा, ये बी, ये ऊपर ले गए ए, अब ए प्लस बी प्लस सी, वही तो लिखा है, एक ही तो बात है। चलो आगे बढ़े, लिखें। अब जैसे अगला कॉन्सेप्ट देखिए, कोई वेक्टर दे रखा है 2i माइनस 3j प्लस 4k, बी दे रखा है i प्लस k। अब वेक्टर के साथ क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, वो ऑपरेशन आपको आने चाहिए। आपको आना चाहिए मॉड ए निकालना, आपको आना चाहिए मॉड बी, आपको आना चाहिए ए डॉट बी, आपको आना चाहिए ए क्रॉस बी, आपको आना चाहिए ए प्लस बी। ये सारे ऑपरेशन आपको करने आने चाहिए, ये समय समय पर आपको जरूरत पड़ेगी। करके बताओ पांचों ऑपरेशन, मैं ए प्लस बी करके बता रहा हूं। अब कई बच्चे सोचते हैं ए प्लस बी में फॉर्मूला लगाएंगे, जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, आई जे के में ही तो है, तो आई में आई जुड़ जाएगा, ए प्लस बी में 3i, जे है ही नहीं 3j,
के 4 और 1 5, एक मैंने करके आपको बता दिया, a प्लस बी। सबसे कठिन वाला मैंने कर दिया, बाकी आप करिए। मॉड ए मॉड बी ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी ए क्रॉस बी, चारों करके देखिए, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिनके साथ खेलना ही है अलग अलग चैप्टर में। सोच समझ के करें, सही होना चाहिए, एक्यूरेसी पे काम करो। अरे फालतू बात नहीं यार। मॉड ए अंडर रूट ऑफ आई का स्क्वायर 4 9 16 रूट 29। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं आता, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव आ ही नहीं सकता, मैग्नीट्यूड है वो। मॉड बी अंडर रूट ऑफ 2 ए डॉट बी, आई को आई से 2, जे को जे से, जे है ही नहीं, के को के से 4 और 2 6। अब वर्क चलेगा तो 2 दिन एफ डॉट ऐसे ही निकालना है। अब तुझे डॉट आता है, बढ़िया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाएंगे, एक दिन ई डॉट ए चलेगा, बी डॉट ए चलेगा, डॉट में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, डॉट आता है काम खत्म। क्रॉस, क्रॉस थोड़ा सा परेशानी वाला है, वो तो डंडे लगाकर ही करना पड़ेगा, डंडे लगाकर ही करना पड़ेगा। ए प्लस बी सीधा जुड़ जाता है, सीधा क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि वो आई जे के में दे रखा है, आई जे के में। ए क्रॉस बी करा किसी ने, ए क्रॉस बी, दो डंडी आई जे के, ए 2 -3 4 1 0 1, सही है। चलो बताना आई, अब बड़े बच्चे बन सकते हैं अगर प्रैक्टिस आ रही है तो। इसको छुपाया, ये मल्टीप्लाई -3, ये 0, फिर जे जे 2 -4, ये प्रैक्टिस है, के 0 माइनस फिर माइनस प्लस, तो माइनस का 3 आई प्लस का 2 जे प्लस का 3 के। प्लीज चेक ए क्रॉस बी, बताइए। तो ये ऑपरेशंस हैं कि आपको ए डॉट बी, ए क्रॉस बी, ए प्लस बी, मॉड बी, ये तो हमेशा हर क्षण आने चाहिए, इनको रिवीजन की आवश्यकता नहीं है भाई, ये रिवीजन नहीं चाहते, ये तो हमेशा आने चाहिए, तभी मजा है। बोलो क्लियर हुआ, लाइन खींच के खत्म करो इसको, अगला कॉन्सेप्ट सीखो। रिव्यू कर रहे हैं पूरे वेक्टर को कि यार इतना इतना पूरी फिजिक्स में आवश्यकता है। इसमें तो क्या है, मैथ्स के सवाल ज्यादा हैं, इसको लेकर बहुत इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। वेक्टर बेसिक मैथ्स की एलपी को आना चाहिए, पर इसमें मैथ्स ज्यादा है। फिजिक्स तो अब हम शुरू कर रहे हैं,
हम अब वेक्टर की वो बातें बता रहे हैं जो फिजिक्स में रियलिस्टिक काम आती है। आप बात समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़े। अब जैसे, अब एक बढ़िया बात 2 बार सिखा दी, तीसरी बार फिर आ रही है, देखना। मान लो मैं B क्रॉस C कर रहा हूं, फिर सुनते हैं, दिमाग मजबूत, फाइनल कॉल, फाइनल कॉल। B क्रॉस C कर रहे हैं तो दिमाग में क्या थॉट आने चाहिए? यार देखो क्रॉस कर रहे हैं तो कुछ तो आंसर आएगा, ये तो तय है। जैसे 4 को 3 से गुणा करते हैं तो 12 आता है, 6 को 5 से करते हैं 30 आता है। तो यहां मैं क्या कर रहा हूं? B को C से क्रॉस कर रहा हूं तो कुछ तो आंसर आएगा। माना वो आंसर आया P। बोल हाँ है क्या? तुरंत क्रॉस जैसे ही किया, दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जो आंसर आया है वो बी के परपेंडिकुलर है, हाँ या ना? वो सी के भी परपेंडिकुलर है, हाँ या ना? अब जैसे एक सवाल बहुत बढ़िया है, आप देखो क्वेश्चन नंबर 18, यही सोचो, पहले ये कॉन्सेप्ट लिखकर और यही सोचो। 18 पहले ये लिख लो और यही 18वां सवाल सॉल्व करते हैं, फिर चमकेगा मैं क्या कहना चाहता हूं। अब समझो ये थोड़ा दिमाग का सवाल है। वो कह रहा है ए डॉट बी 0, तो तुझे डॉट देखकर तेरे क्या बत्ती जल रही है बता? कि वेक्टर परपेंडिकुलर है, हाँ बोल। फिर वो कह रहा है ए डॉट सी भी 0, इसका मतलब ए सी के भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ पता है? ए वास्तव में बी क्रॉस सी करने से प्राप्त हो रहा होगा। फील करिए, क्योंकि ए बी के बी और ए, इसका मतलब बी और सी तो एक ही प्लेन में है, बी और सी, और क्रॉस करने से जो आंसर आ रहा है वो इस प्लेन के, तो बताओ किसके परपेंडिकुलर हुआ? बी के भी, सी के भी, बी के भी, सी के भी, हाँ या ना? मतलब बी क्रॉस सी की डायरेक्शन वास्तव में किससे मैच कर रही है? ए से। बी क्रॉस सी से जो उत्तर आएगा वो किससे मैच कर रहा है? ए से। पढ़िए ऑप्शन कौन सा सही होगा। क्या प्यारा सवाल बनाया देखो आप, कि ए डॉट बी 0, अच्छा यार ए बी के परपेंडिकुलर, ए सी के भी परपेंडिकुलर। ये तभी संभव है जब ए वास्तव में बी क्रॉस सी से आया होगा। मतलब ए की दिशा एग्जैक्टली पैरेलल है किसकी दिशा के? बी क्रॉस सी। जहां बी क्रॉस सी का आंसर है वहीं ए बी है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। सोचना पड़ेगा, वापस सोचेंगे बिल्कुल आएगा। ओके है क्या? चलो अब एक बार ईएलपी देखते हैं, फिर रिवीजन को कंटिन्यू करूंगा। अलाओ ईएलपी चलो, ईएलपी नंबर 10 पे आओ। 20 नंबर से चालू कर रहा हूं, ठीक है? अच्छे से करना है आज घर पे पूरी, अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बताइए 20 यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, जैसे ही वेक्टर परपेंडिकुलर टू दो वेक्टर क्रॉस करना है, याद आया? ठीक है 19 बताओ। 19 फॉर्मूला दे रखा है ओमेगा क्रॉस आर, फॉर्मूला दे रखा है, सीधा डिटरमिनेंट लगा के क्रॉस करना है। 19 बताना है क्या? 18, 17, 17, 17 में वो कह रहा है, अब ये चारों ऑप्शन आपको निकालने पड़ेंगे, ए क्रॉस बी बी, ए डॉट बी बी, मॉड ए बी, मॉड बी बी। अच्छा सवाल अभी किया था अपन ने। 16 अगर पैरेलल है तो A1 बाय A2, V1 बाय V2, C1 बाय C2। 15, 14, 13,
ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में एंगल 180, ए क्रॉस बी बाहर आ रहा था तो बी क्रॉस ए अंदर, कल बताया था। 12, 11 अच्छा सवाल है। 11वां हुआ किसी से? 11वां बढ़िया है। ए क्रॉस बी का मॉड बराबर ए डॉट बी। अब फॉर्मूले बोलो, फॉर्मूले ए डॉट बी का ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी का ए बी साइन थीटा। अरे एन कैप नहीं आएगा, मॉड है, मॉड है। बोलो पक्का, देख लो। आज 1 से 20 सारे बना दो, रफ पन्ना लो, कर लिया बहुत अच्छी बात है। ऊपर लिखो टेस्ट तैयारी और 10 पूरी एलपी नंबर 10 के 20 के 20 सवाल तैयार, तो आपका डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पूरा एकदम शानदार तैयार हो जाएगा। ऊपर लिखा टेस्ट प्रिपरेशन और तैयारी चालू कर दी। बोलो क्लियर है क्या? चलो अब थोड़ा सा और आगे पढ़ाते हैं, थोड़ा सा और आपको रिवीजन कराता हूं। चलो आगे बढ़ो। एक 3 कठिन फॉर्मूले हैं जिससे थोड़ा सा हमें खेलना चाहिए, धीरे धीरे हमें याद भी हो जाते हैं। एक तो होता है साइन 2x का, बहुत काम आता है, इससे डर हटाइए। 2 साइन एक्स कॉस एक्स, बहुत काम आता है, बहुत। इसे बोलते हैं हाफ एंगल। जितनी बार इसको देखेंगे, एसी में, एसएचएम में, वेव में, ट्रिग्नोमेट्री में, हर जगह काम। इसी तरह होता है cos 2x के। cos 2x के दो होते हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। लिख लीजिए, ये बहुत पॉपुलर फॉर्मूले हैं। अब ये कहां उपयोग आते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ये एसी में काम आता है, आरएमएस वैल्यू पढ़ने में, वहां इंटीग्रेशन में काम आता है। अब जैसे एक क्वेश्चन आ गया, एक कठिन क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स। अब आप कितना भी दिमाग लगा लें, कोई भी मैथ्स की किताब पढ़ लें, cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला ही नहीं है। हमारे पास जो फॉर्मूले हैं मैं आपको बताता हूं। हमारे पास अकेले cos x का फॉर्मूला उपलब्ध है, अकेले cos x का। क्या? sin x। माइनस कौन बोल रहा है रे? डिफरेंशिएशन होता है sin x। cos का क्या होता है? sin x। हाँ, cos 2x हो जाए तो भी इसका है sin 2x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड। इनको समझो, इन्हीं से तुम भागते आ रहे हो, आज भी भागोगे, इस साल भी भागोगे, फिर फाइट कब करोगे? 3 अलग अलग प्रश्न है, cos x अलग है, cos 2x अलग है और cos स्क्वायर x अलग है। पहले तो ये पहचान ले कि तीनों प्रश्न अलग अलग हैं, हल तो दूर की बात है। cos अलग, cos 2x अलग और cos स्क्वायर x अलग। बोल हाँ है क्या? पहली बात, ये दोनों तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो सीधे याद होते हैं। cos स्क्वायर का फॉर्मूला है ही नहीं, तो यहां लगाना पड़ेगा जुगाड़। cos स्क्वायर एक्स को इसके रूप में तोड़ना पड़ेगा, यहां ये फॉर्मूला उपयोग है। cos स्क्वायर एक्स का सीधा इंटीग्रेशन संभव नहीं है, किसी भी मैथ्स की किताब में cos स्क्वायर एक्स का सीधा इंटीग्रेशन नहीं है।
कॉस स्क्वायर को आपको पहले ब्रेक करना ही पड़ेगा। क्यों सर, ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि मेरे पास फॉर्मूले सिर्फ इसी वाले हैं, तो मुझे इस फॉर्म में आना ही पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे मुझे कॉस स्क्वायर एक्स को हटाना पड़ेगा। हटाना है, बहुत सरल, इरेजर लिया, लो सर। ना ना ना, ये आप भावुक हो गए कि हटा दिया। लो सर, मॉड्यूल हटा दो, ईएलपी हटा दो, सब हटा दो सर, मुझे जीने दो सर। नहीं, ऐसा नहीं है। हटाने का मतलब है वहां से उसको एक अलग फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो बिल्कुल अपनी भावनाओं को कंट्रोल करिए, संभालिएगा। कॉस स्क्वायर एक्स को हटाना है, फॉर्मूले से हटाना है। कैसे हटाएं? अब देख, cos 2x का फॉर्मूला चुरा, 2 cos स्क्वायर एक्स -1 को उधर ट्रांसफर करो, cos 2x +1 बराबर cos स्क्वायर एक्स। 2 को नीचे भेज दो, cos 2x +1 बाय 2। तो मैंने cos स्क्वायर एक्स को एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्या मजबूरी थी? क्योंकि कॉस स्क्वायर का मेरे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। ये काम आएगा एसी में, वहां आरएमएस वैल्यू पढ़ते हैं, वहां पे स्क्वायर के फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पड़ता है। वही बातें सिखा रहा हूं जिसका फिजिक्स से सीधा सीधा आगे भविष्य में लेना देना है। अब बताइए, ये हटा दिया, क्या बचा? इसको लिख दिया cos 2x +1 बाय 2। अब 2 को तो बाहर ले लीजिए, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, cos 2x और 1 dx। आइए बराबर। अभी तक इंटीग्रेशन हुआ ही नहीं है, पता है आपको? अभी तो हमने सिर्फ जुगाड़ लगाया है कि किसी तरह से cos स्क्वायर x को वहां से हटा दें। क्लियरिटी से बात को समझो, समय देकर। अभी समय है, जब हम यही किसी चैप्टर में बताते हैं ना, तो इतना फास्ट बता देते हैं, बच्चा कह रहे यार ऊपर से चला गया, और फिर आप फिजिक्स से भागने लग जाते हो। तो इतना आप समझो कि अब हम किसी चैप्टर में आएंगे तो इतना डिटेल में नहीं बता पाएंगे। फिर आपको आना चाहिए कि हाँ हाँ ये सर ये बात ठीक है, पढ़ी हुई है। बोलो, बात बनी क्या? चलो अगला फिर खुद करना है, ध्यान दीजिएगा। चलो हाफ cos 2x का, देखिए लिखा हुआ cos 2x का sin 2x बाय 2, अकेले 1 का x, खत्म हो गया। करूं आगे बढ़ूं? अब अगला खुद करके बताइए। अब मैं दूंगा आपको sin स्क्वायर एक्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर ये वाले फॉर्मूले से sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नेक्स्ट कर दूं क्या? जल्दी आओ। पढ़ो, एग्जाम वाले वीक में तो बहुत ज्यादा पढ़ने से बेनिफिट है, क्योंकि एग्जाम के कारण हम पढ़ पाते हैं। तो अभी 3 दिन में और ज्यादा पढ़िए। एनसीईआरटी बॉटनी जूलॉजी के चैप्टर की 2-2 3-3 बार पढ़ के आइए। वहां 325 330 पे तो कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है कि सर इतने तो आने। और क्यों नहीं आए? जब हम पूरे सब्जेक्ट में आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अभी तो 2-3-4 चैप्टर ही तो आ रहे हैं भाई। वो तो तुझे एक एक शब्द याद होना चाहिए। नहीं कर रहे हो मतलब आप पढ़ ही नहीं रहे हो। 2 चैप्टर आ रहे हैं, 3 चैप्टर आ रहे हैं, यार इसका तो मुझे एक एक शब्द चैप्टर का याद हो जाना। पूरा समझा भी दिया है, क्लास में अच्छे से बता भी दिया है, पिछले साल भी आपने पढ़ा हुआ है। अब तो ऐसा खेलो यार, एनसीईआरटी पूरी आनी चाहिए। कब कब सीखोगे? जब तुम्हें पहले से पता है कि यार एनसीईआरटी का बायो का पेपर पूरा एनसीईआरटी से आता है। अब तो एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक कॉन्सेप्ट को यार
पीछे पड़ जाओ। अब कॉम्प्रोमाइज का कोई है ही नहीं, खेल ही नहीं है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखना। अब क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स करिए। पहले शब्द बोलिए, साइन स्क्वायर एक्स का सीधा फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। किस किस के हैं? चलो मैं बता देता हूं। अकेले साइन एक्स का है क्या? हाँ अकेला साइन एक्स है, माइनस कॉस एक्स। क्या साइन 2x है? हाँ साइन 2x है, माइनस कॉस 2x/2। अब देखो वापस सुन रहे हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है कि हाँ यार ये बात मेरी अब पक्की हो रही है, मजबूत हो रही है। अब गलत नहीं करना। अब साइन स्क्वायर एक्स को हटाओ, पता कौन सा लगाओगे, पहला दूसरा या तीसरा? कौन सा लगाओगे? तीसरा। तीसरा लगाओ, खुद करो काटा कूटा, देखते हैं कहां तक सही होगा। आया? अब cos 2x, पहले फॉर्मूला लिखो, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। घबराने का नहीं होता, इसको इधर ले जाओ। घबराऊंगा क्यों यार, करना ही है, निकालना ही है पेपर अच्छे से। 2 को नीचे ले जाओ। अभी तक इंटीग्रेशन हुआ ही नहीं है, पीछे की कहानी बोल। अकेले साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला उपलब्ध नहीं है, तो हमने जुगाड़ लगाकर साइन स्क्वायर एक्स को वहां से हटा दिया, ताकि साइन स्क्वायर एक्स दिखे ही नहीं। अब 1 - cos 2x/2, 2 बाहर ले लीजिए, अलग अलग कर दीजिए। 1 dx cos 2x, 1 dx का x, cos का साइन 2x/2 हो गया। अब ये चलते फिरते आने चाहिए आपके पूरे जीवन में। सिर्फ आपको फिजिक्स में इनका पाला पड़ेगा, साइन एक्स, कॉस एक्स, साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। इससे ज्यादा पूरी फिजिक्स में कुछ नहीं चाहिए इंटीग्रेशन में। ये आपको स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है। इसमें ओमेगा से डिवाइड, इसमें ओमेगा से डिवाइड, और ये दोनों मैंने आपको भी सिखाए। कहीं पढ़ लीजिए, पूरी 11वीं पूरी 12वीं, किसी टॉपिक में इससे ज्यादा इंटीग्रेशन टिक्नोमेट्री की आवश्यकता नहीं है। डर हट गया? दिक्कत क्या है? और एक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का वो सदाबहार है, सबसे ज्यादा जो भी पावर है उसमें एक जोड़ो, उसी से डिवाइड करो। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है, इतना ही चाहिए। इतना आपने एक्यूरेसी से कर लिया, कहीं सवाल अटकेगा नहीं। बोलो हाँ है क्या इंटीग्रेशन में? बढ़ू आगे? चलो अब थोड़ा सा सिखाता हूं आपको, स्लोप क्या होता है, एरिया क्या होता है। लाइन खींच के इसको खत्म कर दो, लिखो स्लोप। स्लोप, चलो अब स्लोप आते ही अब बड़े बच्चे बन जाओ, खूब प्यार से पुचकार पुचकार के पढ़ाया है। वाई एक्स, ये कोई कर्व है वाई एक्स का,
किसी बिंदु पर स्लोप चाहिए तो स्लोप बोले तो dy बाय या tan थीटा, सीधा याद होना चाहिए। स्लोप बोले तो dy बाय dx। कल एनएलएम में मैं ग्राफ खींचूंगा मोमेंटम टाइम का, अब तुम हैं हूं मत करना, हाँ मोमेंटम टाइम का। तो जिस प्रकार yx का स्लोप dy बाय dx देता है, तो मोमेंटम टाइम का स्लोप dp बाय dt देगा। और dp बाय dt कौन? फोर्स। क्या बात क्लियर है? तो मोमेंटम टाइम कर्व का स्लोप क्या देता है? फोर्स। तो ये हमेशा याद रखिए, ये तो तुरंत कल ही काम आ जाएगा कि yx कर्व तो स्लोप dy बाय dx, y ऊपर x नीचे। जरा सोच, अगर मैं काइनेमेटिक्स में आऊंगा तो वहां आएगा वेलोसिटी टाइम, तो सोचो yx कर्व था तो dy बाय dx। अरे ऑनलाइन वाले बच्चों, yx कर्व है तो dy बाय dx, और अगर कर्व वेलोसिटी और टाइम में है तो इसका स्लोप क्या देगा? dv बाय, अरे बोलो ना, dv बाय dt, जो कि एक्सेलरेशन। लिख लो। फिर एक बात और है, इस थीटा पर भी डिपेंड करता है कि स्लोप पॉजिटिव है या, अगर एक्यूट है तो पॉजिटिव, ऑब्ट्यूस है तो नेगेटिव। लिख लीजिए। फिर 4 क्वेश्चन देता हूं आपको मिक्स मैच, आप करके बताइएगा मुझे। रिव्यू कर रहा हूं कि घर पे आपको इस तरह से पूरा पूरा रिव्यू करके आना है बेसिक मैथ्स वेक्टर। मिटाऊं? जल्दी लिख, जल्दी लिख, देख मत, देख रहे हैं बहुत बढ़िया लिख रहे हो सर, बढ़िया पढ़ा रहे हो, समझ नहीं आ रहा बस, बाकी सब अच्छा है। लिखो। स्लोप एफ टी कर्व, पीटी कर्व का स्लोप क्या देता है? फोर्स। वेलोसिटी टाइम का स्लोप एक्सीलरेशन। फिर अगर थीटा एक्यूट है तो स्लोप पॉजिटिव, अगर थीटा ऑब्ट्यूस है तो स्लोप नेगेटिव। बहुत जरूरी है इस बात को जानना, एक्यूट ऑब्ट्यूस। मैं तो क्या कर रहा हूं पता आपको, रिवीजन के साथ साथ फास्ट फॉरवर्ड में वो चीजें बता रहा हूं जो मुझे अब फिजिक्स में आगे भविष्य में 2-2.5 महीने की जरूरत पड़ेगी। बेसिक मैथ्स वेक्टर पढ़ाने में तो मैंने सब चीज पढ़ा दी, पर इसमें से वो चीजों को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं कि जो मुझे अब चाहिए आगे आगे, तो वो आपको तो हमेशा आनी चाहिए। अब मैंने आपको स्लोप बोला और आपने मेरी तरफ देख लिया तो मैं वही पकड़ लूंगा। स्लोप बोलते ही आपको बोलना है dy बाय dx। मैं पूछ रहा हूं, आप मेरी तरफ देख रहे हैं, ऐसा कोई नहीं करेगा। स्लोप सर dy बाय dx। सर एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है आप तो ये बताओ, मैं बोलूंगा एक्यूट है, ओके सर पॉजिटिव होगा, ऐसा जवाब चाहिए। चलो लिखें। अब आइए स्लोप के बाद लिखिए एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व। सुनो सुनो, अब मजाक हो गए, वापस पढ़ाई पर आओ और सीखो। क्या ये बातें सर बता रहे हैं, ये मेरे सभी चैप्टर में अंदर से अंदर काम आती जाएंगी और बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कोई कर्व है y और x में, मैंने आपको कहा था एरिया आते ही इंटीग्रेशन ऑफ y dx चमकना चाहिए। हमेशा एरिया का मतलब यही होता है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। बाई चांस भूल गए तो मैंने आपको तरीका भी सिखाया था। एक छोटी सी स्टेप लेते हैं लाला, ये dx, ये y, कहां से कहां लिमिट, x1 से x2।
फिजिक्स चाहती है कि आप इन बातों को ध्यान रखो, तो ये आपकी भी अच्छी टेक केयर करेगी। आप बेसिक बातें ध्यान नहीं रखोगे, फिर सौतेला व्यवहार ही रहेगा इसका भी। सीधी सीधी बात है, आपका भी बिल्कुल अपनापन होना चाहिए। अरे नहीं सर, एरिया बोले तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। अब कल ही जब मैं एनएलएम में आऊंगा तो मैं लिख दूंगा फोर्स टाइम का एरिया, फोर्स टाइम का एरिया। अब आप सोचना क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, बोर्ड पे समझो और फिर लिखना बगैर देखे। बोर्ड पे देखो, अगर वाई एक्स होता था तो क्या लिखते थे, वाई डी एक्स। वाई, यहां सोचिए, यहां सोचिए, ये कौन है, ये डी टी, ये एफ। खुद सोचो, लंबाई इंटू चौड़ाई, एफ डी टी। हाँ या ना? इंटीग्रेशन मतलब करना, जोड़ना। कहां से कहां, T1 से T2। ये आ गया एरिया। अब ये तो मैंने बेसिक मैथ से लिख दिया। अब फिजिक्स का तड़का लगाइए। फिजिक्स का तड़का क्या है, अरे यार एफ आ रहा है सर, एफ आ रहा है। आशीष सर, एफ को डीपी बाई डी टी लिखो ना, एफ को डीपी बाई डी टी लिखो ना। तो लिख दिया, dt से dx का इंटीग्रेशन x होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो dp का p होता है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, p2 माइनस p1, दिस इज कॉल्ड एरिया। तो एरिया एरिया नहीं देता, चेंज इन मोमेंटम देता है। 3 बार ऑल इंडिया लेवल पर क्वेश्चन आया है, कभी नीट में, कभी जेई में, कभी अपने पीएमटी में, कि भैया एफ टी कर्व का एरिया क्या देता है, चेंज इन मोमेंटम। और थोड़े बड़े हो जाओगे ना, ये चेंज इन मोमेंटम ही इंपल्स कहलाता है। इंपल्स, यही चेंज इन मोमेंटम क्या कहलाता है, इंपल्स। तो कॉन्सेप्ट लिखिए, एफ टी कर्व का एरिया। आपको पता ही नहीं चल रहा, मैंने एनएलएम शुरू कर दिया है, ये कल एनएलएम है। मोमेंटम टाइम का स्लोप फोर्स, एफ टी कर्व का एरिया, एरिया नहीं देगा, चेंज इन मोमेंटम। लिखो, लिख दो, एफ टी कर्व का एरिया क्या देगा, चेंज इन मोमेंटम। आओ जल्दी से। कल से ईमानदारी रखना, 1-2 दिन पढ़कर एनएलएम के बाद, 2 दिन लेक्चर के बाद रोज 30 से 40 क्वेश्चन करने हैं। घर पर डायरी बना लेना एक पतली सी, और मुझे एट रैंडम दिखाते रहना, कभी जब मैं मांगू कि हाँ भाई चेक कराओ। रोज 30 से 40 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन है एनएलएम के। आप देखो कितनी मोटी एलपी है, सारे सवाल बन जाएंगे, एक भी नहीं अटकेगा कहीं भी, एक भी। बस आपके फंडामेंटल्स जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूं, वैसे वैसे उसको सीखते जाओ। और पर ये आपसे एक्सपेक्ट हम करते हैं कि यार आप एक बार सिखा दिया, अब ये तुझे याद होना चाहिए भाई कि यार एफ टी कर्व का एरिया आया, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम टाइम का स्लोप आया, फोर्स। अब ये बार बार आप अटकोगे तो फिर फिजिक्स से भागना पड़ेगा। क्लियर है बात? चलो आगे आओ, लिखो, मिटा दूं इसको। ठीक है, अब सीखो। जैसे तीन अलग अलग बातें होती हैं। एक होता है साइन टी, डिफरेंशिएशन है।
एक होता है साइन 2t, एक होता है साइन स्क्वायर टी। जिस प्रकार इंटीग्रेशन में तो ये लिए थे मैंने, आप देखो यही तो लिए थे मैंने, अकेला साइन, अकेला कॉस, साइन 2x, साइन ओमेगा टी या साइन स्क्वायर, इनके तो ये इंटीग्रेशन थे। अब इनके हम क्या सीख रहे हैं, डिफरेंशिएशन, वो भी सीखिए और इसको मजबूत करिए। ठीक है, अब ये आपके पास 3 सवाल हैं, अच्छे से देखिए फिर आप मुझे करके बताइएगा। सर ये तो फॉर्मूला है साइन टी का कॉस टी, ये तो आशीष सर स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मेरे हिसाब से ये तो आपको याद होना चाहिए। कॉस टी का माइनस साइन टी, इसके बिना तो काम चलना ही नहीं है। अब ये आ गया साइन 2t, अब चेन रूल, इसमें चेन रूल सोचते हैं, इसमें चेन रूल सोचते हैं। मुझे तो साइन टी ही चाहिए था, पर ये साइन टी तो है ही नहीं, इसको मन ही मन टी मान लिया। अब बताओ साइन का कॉस, जिसको भी माना है उसका एक बार डिफरेंशिएशन, चेन रूल डिफरेंशिएशन वाला याद करिए। सब एक साथ पढ़ना है तब क्लियरिटी आएगी, क्योंकि किसी भी सवाल में इंटीग्रेशन भी लगेगा, किसी दूसरे सवाल में डिफरेंशिएशन लगेगा, एक साथ तैयार होगा तब मजा है, एक साथ आना चाहिए। अब बताइए cos 2t, 2 बाहर, t का t के रेस्पेक्ट में 1, खत्म करो। अब सर ये कैसे करें, इसके 2 तरीके हैं। या तो कोई बच्चा कहता है सर मैं इसको x की पावर n से कर लेता हूं, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ और चेन रूल, वो भी सही है। एक दूसरा तरीका है, नहीं समझ में आ रहा तो बेसिक मैथ्स लगा दो ना, साइन स्क्वायर टी को तोड़ दो, साइन टी इंटू साइन टी, क्या फायदा मिलेगा, प्रोडक्ट वाला रूल लगा के बच जाओ, दिक्कत क्या है। साइन स्क्वायर टी को तोड़ दिया, साइन टी इंटू साइन टी, अब क्या लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल, कौन सा वाला, एक को छोड़ो दूसरे को पकड़ो, प्लस अदला बदली, करके देखा, करके देखा। जल्दी करके बताओ। आया, साइन को छोड़ा, कॉस को पकड़ा, कॉस को छोड़ा, अच्छा दोनों ही साइन है, ओके ओके, दोनों ही साइन है। मास्टर गलती करते सर, सर खुद कितनी कर देते हो हैं, खुद इतनी, अभी आप माइनर देखना, अभी हर दूसरे सर सिली मिस्टेक हो गई सर, इसलिए नंबर कम आ गए, सारे बहाने, ओ मार गलत भर दी सर, सर ज्यादा समय केमिस्ट्री में दे दिया, समय नहीं बचा, बायो का पेपर लेंदी था सर, फिजिक्स में सर कैलकुलेशन ज्यादा थी सर, आ तो सब रहा था पर हो नहीं रहा था, घर आके किया तो सारे बन गए, वहां नहीं हुए, मेरे पास पूरे 101 बहाने हैं, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा, आपका पक्का उसमें से एक निकलेगा, आप देख लेना, पक्का पक्का, पक्की बात है, इसके अलावा कोई फिक्स, हम तो इतने साल हो गए, हमने सारे बहाने को एक साथ शॉर्ट आउट कर लिया और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दिया। तो बच्चे का पहला शब्द, हाँ मैं बताऊंगा बाकी पूरा, मैं बताऊंगा, ऐसी स्थिति आ चुकी है ना, तो आप बिल्कुल, आप मुझे सिर्फ एक शब्द बोलना, मैं आपको पूरा सेंटेंस फिर मैं करके बताऊंगा
कि आपके नंबर कम आने का क्या कारण है ना। तो मुद्दे की बात ये, एक्सक्यूज से हमें बचना है। हर बार ऐसे ही होगा, कभी कोई पेपर लेंथी आएगा, कभी किसी में असर्शन रीजन ज्यादा आएंगे, कभी आपकी कैलकुलेशन ज्यादा आएगी। यार आपके फेवरेबल चीज थोड़ी ना होगी हर बार, हमेशा ऐसे ही होगा। आप तो क्या करते हो, बस एक बहाना चाहिए कि हम उसके कंधे पर अपना सिर रख के रो सकें, तो एक बहाना चाहिए आपको। पर आप समझिए, समझिए बहाने से काम नहीं चलेगा, इस बात को दिमाग में बैठाएं। कभी भी फेवरेबल नहीं आएगा, कभी केमिस्ट्री टफ आ जाएगा, कभी बायो लेंथी आ जाएगा, कभी फिजिक्स में कैलकुलेशन टफ आ जाएगी। तो भैया ये तो इन्हीं सर्कमस्टांसेस में पेपर आएगा, पक्की बात है। अपन को उसमें से जूझना है। साइन टी बाहर, आंसर आ रहा है क्या? साइन टी कॉस टी, साइन टी कॉस टी, 2 साइन टी कॉस टी। चाहे तो इसको लिख सकते हैं साइन 2t, 2 साइन टी कॉस टी साइन 2t। बोलो क्लियर है क्या? चलिए नया चैप्टर हेडिंग डाल दें। नहीं आज ही डाल दें, आज का दिन बढ़िया, हेडिंग डाल दें एनएलएम फ्रिक्शन। नए पेज से हेडिंग डाल दीजिए। तो कल से इसको शुरू करेंगे, ठीक है। और घर बैठ के 2 दिन 2.5 दिन पूरा बढ़िया से क्या कर लो, रिवीजन। चलिए थैंक यू सो मच।